स्टार्ट कर रहे हैं वेल्डिंग कंज्यूमेबल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वेल्डिंग कंज्यूमेबल आज जितना होता है उतना कर लेते हैं। देखो वेल्डिंग कंज्यूमेबल अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग है। अगर मैं आपको SAW की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रोड आता है। अगर हम SMAW की बात करूं तो वहां में इलेक्ट्रोड आता है। अगर मैं GTAW की बात करूं तो उसमें फिलर जैसा है एकदम सॉलिड रोड आता है। अगर मैं ऐसा बात करूं कि भाई हमारा फ्लक्स जहां पे यूज हो रहा है जैसे कि SAW, तो SAW में ऐसा फ्लक्स होता है, और या ऐसे भी बॉक्स में भी आता है, ऐसा टीन में भी आता है, या फिर कुछ वुडन में भी आएगा। अगर आर्गन गैस हमारा है तो वो ऐसे फिक्स आएगा सिलेंडर में, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सब चीज आइडिया है, तो मुझे अभी ज्यादा फास्ट समझाना है। वेल्डिंग कंज्यूमेबल आर डिफाइंड एंड ऑल ऑफ द अप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन वेल्ड, सभी के लिए अलग अलग है। दिस लिस्ट कुड इंक्लूड all things used up the production weld and however normally refer a welding consumable those item is a particular welding process। सबके लिए अपना अपना फंडा है। ओके, अभी आपको वेल्डिंग कंज्यूमेबल पसंद कैसे करना है, वेल्डिंग कंज्यूमेबल को स्टोर कैसे करना है, वेल्डिंग कंज्यूमेबल आपके घर पे आने के बाद, आपकी कंपनी में घुसेने के बाद, आपकी कंपनी में रिसीव होने के बाद आपको क्या टेक केयर करना है एज अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर, आपको वो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? व्हेन द वेल्डिंग इंस्पेक्टर वेल्डिंग कंज्यूमेबल अराइव एट साइट, मतलब आपकी साइट पे आता है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर आर इंस्पेक्टेड फॉर द फॉलोइंग साइज। साइज आपको देखना जरूरी है कि आपको जो साइज चाहिए था वही साइज आया है ना, कि भाई आपको 4 डाया का साइज चाहिए था और आपको घुसेड़ दिया 3.2 का, कम पैसे की वजह से, कम वो कम्युनिकेशन की वजह से, कुछ कम्युनिकेशन में कांड हो गया उसकी वजह से। तो जो भी है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कंज्यूमेबल का साइज जो है आपने मंगवाया है वही आया है कि या अलग आया है। आपका टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन, आपने E7018 मंगवाया लेकिन आपके साइट पे 2 टन आपने मंगवाया था 7018, लेकिन आ गया आपका 8018, तो क्या उखाड़ लोगे? तो ये सब चीज आपका जिम्मेदारी है कि आपने जो साइज मंगवाया वही है, आपका स्पेसिफिकेशन में जो आपने लिखा वही आया है, उसका कंडीशन कैसा है, टूटा हुआ तो नहीं आया ना, फ्लक्स तो खिर गया नहीं है ना, फ्लक्स तो निकल नहीं गया है ना, ये सब चीज आपको देखना है। फ्लक्स में क्रैक तो नहीं है ना, वो जो फ्लक्स है उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं है ना, वो फ्लक्स गीला तो नहीं है ना, वो जो आपका फिलर आया है वो रस्ट तो नहीं है ना, आपका जो हमारा आर्गन का ये सिलेंडर आया है वो सिलेंडर प्रॉपर खुला तो ऊपर से खुला है, वो खाली तो नहीं है ना, वो भरा हुआ है, उसका इंप्योरिटी जो है एज पर सेक्शन 2C SF 5.32 में 99.999% तो उसका प्योरिटी है कि नहीं है, वो सब चीज आपको देखना जरूरी है। आप नहीं देखेंगे तो कोई स्टोर वाला घंट भाई भी आएगा नहीं, स्टोर वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीज नहीं है, ये वेल्डिंग इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, आगे स्टोरेज आप प्रॉपर तरीके से किया है, उन लोगों ने स्टोरेज प्रॉपर तरीके से आया है, वो भी आप ही को चेक करना है, दूसरा कोई चेक करने वाला नहीं है, क्वालिटी इंस्पेक्टर नहीं चेक करेगा, ठीक है। हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या है कि हमारा वेल्डिंग इंस्पेक्टर जनरली कम साइट पे होता है, अगर साइट या प्रोजेक्ट वर्क है तो वहां पे वेल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं होता है, तो उस टाइम पे आपका वेल्डिंग क्वालिटी इंस्पेक्टर जो है, क्वालिटी इंजीनियर है, क्वालिटी मैनेजर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है ये सब चीज चेक करने का। फिर आप ऐसा सोचेंगे यार आप तो गल्फ का ही ज्यादा बार बात करते हैं, क्योंकि मैंने ज्यादातर काम गल्फ में किया है, इसके लिए मैं उसी का कंडीशन लेके बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट में काम किया है तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वहां पे वेल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर क्वालिटी इंस्पेक्टर का होता है। तो आपको ऐसा गलत नहीं समझना है, ठीक है, कि यार चलो वेल्डिंग इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यहाँ पे तो कोई वेल्डिंग इंस्पेक्टर है ही नहीं, बाढ़ में जाने दो, खली बली, ऐसा नहीं चलेगा। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी इंश्योर करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चेकिंग ऑफ सुटेबल स्टोरेज कंडीशन इन ऑल कंज्यूमेबल इज क्रिटिकल पार्ट ऑफ द वेल्डिंग इंस्पेक्टर्स ड्यूटी। सबसे क्रिटिकल पार्ट है, वो तो पता ही है, सबसे डेंजरस पार्ट है। ओके, अभी कंज्यूमेबल फॉर MMA वेल्डिंग। ओके, वेल्डिंग कंज्यूमेबल इन MMA वेल्डिंग मतलब मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, मतलब आर्क वेल्डिंग, मतलब स्टिल्ड मेटल आर्क वेल्डिंग इज कोर वायर इज बिटवीन 350 से 450 लेंथ के बीच में आता है, उसका जो डायामीटर है 2.5 से 6 मीटर डाया के बीच में आएगा। तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। फिर आप ऐसा सोचेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि मुझे 550 का इलेक्ट्रोड का लेंथ चाहिए, तो घंट भाई भी नहीं मिलेगा, आपका जनरल जो लेंथ है, स्टैंडर्ड लेंथ है वो मिलेगा। हाँ, आप स्पेशल ऑर्डर दे रहे हैं उसका, तो स्पेशल ऑर्डर के हिसाब से आपको कॉस्ट भी ज्यादा पड़ जाएगा। आपको जनरली 2.5, 3.2, 3.15, 3 डाया का, फिर उसके बाद हमारा आता है 4 डाया का, फिर आपका 4.5, 5 डाया और 6 डाया, ऐसा इलेक्ट्रोड अवेलेबल है मार्केट में, तो वही स्टैंडर्ड साइज का मिलेगा। फिर आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे 2.6 का फिलर चाहिए या 2.6 का इलेक्ट्रोड चाहिए, तो घंट भाई भी नहीं मिलेगा, आपका जो स्टैंडर्ड साइज है वही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं।
अदर लेंथ एंड डायमीटर आर अवेलेबल, अदर भी अवेलेबल है लेकिन आपको ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा। द वायर इज कवर्ड विथ एक्सट्रूड फ्लक्स कोटिंग। आपने देखा कि आपके जो वायर है, SMA-W का वायर है, उसके ऊपर फ्लक्स का जो कोटिंग है वो एक्सट्रूड हुआ हो, मतलब लंबा लंबा फ्लक्स का कोटिंग रहेगा। तो कोर वायर इज जनरली लो क्वालिटी रिमेनिंग स्टील, मतलब ये जो आपका सॉलिड वायर है वो आपका लो क्वालिटी रिमेनिंग स्टील का बना है। एज अ वेल्ड कैन कंसिडर एज अ कास्टिंग and therefore the weld can be refined by the additional cleaning refinement agent and flux coating। जो फ्लक्स कोटिंग है वो भी थोड़ा बहुत रिफाइन होके आता है और वो भी रिफाइन करता है हमारा रिमिंग स्टील को। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स कोटिंग कंटेन मेनी एलिमेंट एंड कंपोनेंट दैट ऑल हैव वैरायटी ऑफ जॉब ड्यूरिंग वेल्डिंग। मतलब फ्लक्स खाली ऐसा नहीं है कि फ्लक्स ही उसमें रहता है, बहुत सारा चीज उसमें रहता है। क्या क्या चीज रहता है? कभी कभी सिलिकॉन आप ऐड करते हैं। सिलिकॉन क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हमारा जो वेल्डिंग मारते हैं वो वेल्डिंग के टाइम पे गलती से बाहर का ऑक्सीजन हमारा बेस मेटल के अंदर मेल्ट हो गया तो सिलिका क्या करेगा? सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगा। सिलिकॉन ऑक्साइड बनाने की वजह से वहां पे वो ऑक्सीजन को जबरदस्ती बेस मेटल से अंदर से खींचेगा। और सिलिकॉन ऑक्साइड मतलब आगे वाला काला काला पपड़ी, जो लोगों ने वेल्डिंग मारा है उसको पता है। तो ये सब चीज वो एजेंट है, इसी की वजह से यहां लिखा है silicon is mainly added in deoxidant agent from the ferrosilicate and which remove the oxygen from the weld metal by forming the oxide silica। ठीक है, और सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड सिलिका बना के वहां से अंदर का जो ऑक्सीजन जबरदस्ती घुस गया है हमारे बेस मेटल में उसको खींच लेगा। अगर वो नहीं खींचेगा तो कांड ये होगा, आपकी बेस मेटल में क्रैक आएगा, आपके बेस मेटल में पोरोसिटी आएगा। तो उसी की वजह से फ्लक्स का ये भी काम है। फ्लक्स का दूसरा भी काम है, मैंगनीज ऐड करता है उसमें। वो फ्लक्स जो है ना उसके अंदर मैंगनीज ऐड करते हैं 1.6 इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द टफनेस ऑफ द स्टील। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि कभी कभी क्या होता है, मैंगनीज टफनेस इंक्रीज करता है, तो आप अगर वेल्ड मेटल वेल्डिंग मारने के टाइम पे मैंगनीज अगर ऐड नहीं करते हैं तो आपका टफनेस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसी की वजह से 7018-1 है, उसका जो फ्लक्स है उसमें हम मैंगनीज ज्यादा डालते हैं। कितना? 1 से 2% तक ज्यादा डालते हैं। उसी की वजह से 7018 और 7018- वो दोनों में डिफरेंट पड़ता है। भले ही उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है उसका सॉलिड वायर का, लेकिन फ्लक्स का जो कंपोजिशन है वो थोड़ा बहुत बदल जाता है। उसी की वजह से वो 7018 -29 डिग्री तक यूज होता है और हमारा 7018-1 है -49 -45 तक भी हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मैंगनीज घुसेड़ा रहता है हमारे फ्लक्स के अंदर। आपको समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से ही जा रहा है गब गबा गब? सर हेलो आकाश, हाँ सर। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि भी ऊपर से जा रहा है कि आप मैंगनीज क्यों ऐड करते हैं फ्लक्स के अंदर? फ्लक्स का ऊपर का जो कोटिंग रहता है उसमें मैंगनीज ऐड करते हैं, उसमें सिलिका ऐड करते हैं, उसमें पोटेशियम ऐड करते हैं, उसमें हमारा सेल्यूलोज ऐड करते हैं। उसका रीजन क्या? सबका अपना अपना काम है मेरे भाई, उसको कोई शौक से कोई ऐड नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पास होके ही आना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। ओके, अदर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक compound are added in their many functions, some of which are, मतलब कुछ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक भी हम घुसेड़ते हैं फ्लक्स के अंदर। तो क्या, क्यों? रीजन क्या है? कि आपका आर्क प्रॉपर तरीके से जनरेट हो। आपने देखा होगा जो लोग हमारा SAW का फ्लक्स है, सॉरी SAW का हमारा SMA-W का हमारा इलेक्ट्रोड है, उसके आगे थोड़ा थोड़ा काला काला ग्रेफाइट लगा होगा या थोड़ा थोड़ा कार्बन लगा होगा। आपको पता है? किसी ने देखा है ऐसा? थोड़ा काला रहता है आगे का टिप्स में, अगर यहाँ पे है तो दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पे है ना, देखो ये थोड़ा थोड़ा काला देख रहे हैं आप? उसका आगे थोड़ा थोड़ा काला है, ऐसा फ्लक्स व्हाइट है, हमारा अंदर का फिलर जो है वो व्हाइट है, तो ये आगे का टिप्स काला क्यों है? तो वहां पे हम ग्रेफाइट या कार्बन के कंपाउंड कुछ घुसेड़ते हैं। यहाँ पे भी शायद लिखा है, देखिए, सम बेसिक इलेक्ट्रोड मे बी ट्रिप्ड विथ कार्बन कंपाउंड विच ये assess the arc ignition।
तो ग्रेफाइट अगर हम लगाएंगे तो आपको फायदा ये है कि आपका आर्क जो है वो प्रॉपर एकदम शानदार स्टार्टिंग में ही जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वेल्डर जो है हमारा इलेक्ट्रोड का हमारा होल्डर में घुसा गए, फिर बहुत बार मारता है वेल्ड मेटल के ऊपर, फट 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 ऐसा। मे बी उसी की वजह से मारने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रोड का फ्लक्स है वो भी डैमेज हो सकता है, या फिर आपका आर्क स्ट्राइक भी आ सकता है। लेकिन प्रॉपर पहले से स्टार्टिंग से ही जैसे ही टच करता है वैसे ही आर्क जनरेट हो जाएगा। तो उससे फायदा ये होगा, आपका वेल्डिंग का जो इग्निशन है वो प्रॉपर होगा, आर्क भी स्टेबल होगा, उसका इंप्रूवमेंट ऑफ आर्क स्टेबिलिटी बनेगा। ठीक है, तो उसी की वजह से हम वहां पे थोड़ा ग्रेफाइट लगाते हैं, और ग्रेफाइट ज्यादा लगाना भी अच्छा नहीं है, फिर अगर कम लगाना भी अच्छा है, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट जितना है उसके हिसाब से आपको लगाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूस, देखो आर्क इग्निशन प्रॉपर जनरेट हो इसके लिए भी हम फ्लक्स के अंदर कुछ घुसेड़ते हैं, कुछ अच्छा चीज इंप्रूव द आर्क स्टेबिलिटी के लिए भी हम आर्क स्टेबिलिटी बराबर इंप्रूव हो जाए उसके लिए भी हम कुछ चीज डालते हैं। प्रोड्यूस द शील्डिंग गैस एंड प्रोटेक्ट द आर्क कॉलम। आपने देखा होगा, मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूं कि एसएडब्ल्यू वेल्डिंग नाइट में जो होता है वो नाइट में थोड़ा व्हाइट धुआं दिखेगा आपको वेल्डिंग में से निकलता हुआ, बाहर दूर से देखिए या एलिवेशन में जो लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं उसको ज्यादा आइडिया होगा कि आप नीचे से देखते हैं तो ऊपर कॉर्नर पे या फिर ऊपर हाइट पे कोई वेल्डर वेल्डिंग मारता है तो वहां से व्हाइट धुआं निकलता रहता है। तो व्हाइट धुआं कोई जबरदस्ती कोई खजाना वहां पे मिल जाता है इसके लिए वजह नहीं वहां पे निकल रहा है, वो व्हाइट धुआं है वो शील्डिंग का काम करेगा। जैसे हमारा GTAW हमारा वेल्डिंग मारते हैं उसमें हमारा आर्गन कैसे काम करता है, एक शील्डिंग प्रोवाइड करता है वेल्ड मेटल को, शील्डिंग ऐसा प्रोवाइड करेगा ताकि बाहर का एटमॉस्फेयर घुस ना पाए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सब चीज घुसे ना, इसी की वजह से। तो वैसे ही हमारा जो फ्लक्स है उसमें पोटेशियम हम ऐड कर देंगे, उसमें थोड़ा सेल्यूलोज ऐड कर देंगे तो व्हाइट धुआं मतलब CO2 निकलेगा। CO2 थोड़ा निकलने की वजह से हमारा अगल बगल का वेल्डिंग का एनवायरमेंट है वो थोड़ा प्रोटेक्ट होगा। वेल्डिंग का एनवायरनमेंट जनरली कितना होता है, 100 mm का ही समझ लो आप, 100 या 50 mm का, जहां पे आर्क जनरेट होता है ना उतना ही एरिया। ठीक है, फिर आप ऐसा सोचेंगे कि 5-5 मीटर अगल बगल में धुआं धुआं, तो अरे भाई वेल्डर मर जाएगा, इतना धुआं निकलेगा तो वेल्डर ऑक्सीजन कहां से लेगा। ठीक है, तो मैं ये सब बात समझा रहा हूं आपको एग्जांपल के साथ कि भाई ऐसा होता है एकदम स्मॉल एरिया में, 50 mm या 30 mm या 20 mm एरिया में ही जहां पे आर्क जनरेट होता है उसी एरिया में ये थोड़ा बहुत शील्डिंग गैस प्रोड्यूस होता है ताकि वो हवा में व्हाइट धुआं हमको दिखता है वो वही है। ठीक है, ओके, रिफाइन एंड क्लीन द सॉलिडिफाइंग वेल्ड मेटल। आपका वेल्ड मेटल को सॉलिडिफाई करता है, वेल्ड मेटल को ठंडक देता है। वेल्ड मेटल को अगर ठंडक नहीं देगा, वेल्ड मेटल को कूलिंग नहीं करेगा तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, लिक्विड फॉर्म में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हम कितना उसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो उसी की वजह से सिलिका जो है वो डालते हैं, तो सिलिकॉन ऑक्साइड तो बनाता ही है, लेकिन सिलिका ऑक्साइड बनाने के बाद कुछ सिलिका ज्यादा है वो क्या काम करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर ब्लैक कलर का बना देती है ताकि उसको टेम्परेचर ज्यादा फॉल करवाए, टेम्परेचर ज्यादा डाउन हो जाए तो हमारा वेल्ड मेटल सॉलिडिफिकेशन हो जाए। उसी की वजह से वहां पे उसका भी ये काम है। ओके, फ्रॉम अ स्लैग विच प्रोटेक्ट द सॉलिडिफाइंग वेल्ड मेटल। ओके, फ्रॉम द स्लैग विच प्रोटेक्ट द सॉलिडिफाइंग वेल्ड मेटल, तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो स्लैग है उस वेल्ड मेटल का सॉलिडिफिकेशन में उसको प्रोटेक्ट करेगा। मैं समझा चुका हूं। ठीक है, एड अलोइंग एलिमेंट ऐड करने से आपको फायदा ये है कि आपका वेल्डेबिलिटी आपका इंप्रूव होगा। जैसे कि मैं आपको समझाया, मैंगनीज ऐड करते हैं तो मैंगनीज हमारा डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन होके हमारा टफनेस प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। ओके, अभी आप ऐसा सोचेंगे कि स्लेग तो कभी जलता नहीं है, भाई स्लेग नहीं जलता है, स्लेग का डेंसिटी कम है इसके लिए वो मेटल से ऊपर साइड आ जा रहा है। लेकिन अगर मैंगनीज है तो मैंगनीज तो हमारा वेल्ड मेटल के साथ जला है ना, स्लेग और वेल्ड मेटल हमारा फिलर दोनों पहले तो बराबर जलेगा, एकदम अच्छा सा जलेगा, लेकिन डेंसिटी की वजह से कुछ जो हल्का पार्ट है ऊपर आ जाएगा और मैंगनीज वे सब पार्टिकल हमने ऑलरेडी ऐड किए हैं वो वेल्ड मेटल के अंदर घुस जाएंगे और हमको बराबर जो प्रॉपर्टी चाहिए, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी चाहिए, उसके हिसाब से वो काम करेंगे। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूं कि 70S2, 70S3, 70S6
ये सब चीज है। तो वो सब में भी क्या डिफरेंट है मेरे भाई, तो उसमें भी ये डिफरेंट है कि अगर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नीचे जाते जाएंगे, ऐसे मैंगनीज परसेंटेज बढ़ते जाएंगे, कार्बन परसेंटेज बढ़ते जाएंगे, तो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर यहाँ पे फिलर की इलेक्ट्रोड की बात करूँ तो हमारा 7018-1 है, उसमें 1 to 2% मैंगनीज ज्यादा रहता है। ठीक है, फ्लक्स में हमारा फिलर जो है, हमारा जो बीच का सॉलिड वायर है, उसमें तो केमिकल कंपोजिशन दोनों में सेम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द कॉन एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड डायरेक्ट आर्क, देखो फ्रॉम द कॉन ऑफ द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड विच डायरेक्ट आर्क, तो देखो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रो फिलर जो आता है एकदम आगे से फ्लैट रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर बनाया है। ऐसा क्यों भाई, टैपर बनाया है ये फिलर को, इलेक्ट्रोड को, ऐसा क्यों? अगर टैपर हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि भाई फ्रॉम द कॉन ऑफ द एंड इलेक्ट्रोड विच डायरेक्ट द आर्क, आर्क प्रॉपर आपका स्टार्टिंग में जनरेट होगा, उसी की वजह से उसको टैपर भी बनाते हैं, उसमें कार्बन भी लगाते हैं, कभी कभी ग्रेफाइट भी घुसेड़ते हैं, वो आगे का थोड़ा टिप्स ग्रेफाइट वाला बना देते हैं, वही रीजन है। ओके, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड फॉर एमएमए या एसएमएडब्ल्यू ग्रुप डिपेंड ऑन द मेन कंसिस्टेंट ऑफ द फ्लक्स कोटिंग, फ्लक्स कोटिंग के ऊपर डिपेंड है इलेक्ट्रोड का टाइप। ओके, विच टर्न हैव अ मेजर इफेक्ट एंड वेल्ड प्रॉपर्टी एंड इजी ऑफ यूज द कॉमन ग्रुप आर, कॉमन ग्रुप कितने हैं? 3 टाइप के इलेक्ट्रोड है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, कंफ्यूज यहाँ पे होने का जरूरत नहीं है। रूटाइल, बेसिक एंड सेल्यूलोज। ठीक है, 3 टाइप के इलेक्ट्रोड है। रूटाइल मतलब उसमें थोड़ा बहुत कम, सॉरी पहले मैं सेल्यूलोज आपको समझाता हूँ। सेल्यूलोज मतलब उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है, और वो कहाँ पे यूज होता है? पाइप का रूट मारने में, रूट पेनेट्रेशन उसका शानदार 5 स्टार 100% ओके वाला रूट मिलता है आपको डायरेक्ट। अगर कभी कभी ऐसा होता है जीटीएडब्ल्यू से आपको रूट नहीं मारना है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप सेल्यूलोज का इलेक्ट्रोड का, अगर आपका पीक्यूआर है, आपका डब्ल्यूपीएस अप्रूव्ड है, तो आप यूज कर सकते हैं। उसका रूट है एकदम शानदार आएगा, पाइप रूट रन ओके आएगा। उसका डेजिग्नेशन क्या है? 606010 उसका डेजिग्नेशन है। ठीक है, ओके। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रोड, बेसिक इलेक्ट्रोड क्या है कि हमारा जो 7018 है वही एक बेसिक इलेक्ट्रोड है, उसमें जो हाइड्रोजन फ्लक्स, हाइड्रो ऊपर से जो फ्लक्स चढ़ाया हुआ है उसमें लो हाइड्रोजन रहता है। जनरली कितना रहता है? 100 ग्राम में 15 ml से कम हाइड्रोजन रहता है। सेल्यूलोज में कितना रहता है? 100 ग्राम में कुछ 77% से ज्यादा हाइड्रोजन रहता है ग्राम से। ठीक है, रूटाइल में 100 ग्राम में 40 से 50 के बीच में रहता है हाइड्रोजन। तो ये सब चीज भले यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ बहुत पहले सेशन किया था, वहां पे ये सब चीज मैं समझाया था। ओके, रूटाइल जो है वो हमारा जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। रूटाइल जो है वो पाउडर फॉर्म में भी आता है, कभी कभी आपको ऐसा जरूरत है, हायर प्रोडक्शन लेना है, आपका फ्लैट पोजीशन है, मतलब 1G पोजीशन है, उसका ग्रूव बड़ा चौड़ा है, तो उसमें आप रूटाइल का पाउडर भर दीजिए। फिर पाउडर भरने के बाद फिर आप एक इलेक्ट्रोड या फिर फ्यूजन वाला कुछ टॉर्च लीजिए, वो आगे से ऊपर से उसके पूरा ग्रूव में घुमा दीजिए, तो घूमने के बाद वहां पे पूरा सॉलिड हो जाएगा। तो रूटाइल में क्या होता है? पाउडर फॉर्म में आपका इलेक्ट्रोड को डाल दो आपके हमारा ग्रूव के अंदर, फिर कभी कभी ऐसा उसको वेल्डिंग मार दो, उसको जस्ट फ्यूज करके आगे निकल जाओ, ऐसा भी होता है। तो रूटाइल में ऐसा भी हो सकता है, बेसिक में ऐसा नहीं है। बेसिक में इलेक्ट्रोड है, आपको वेल्डिंग कंपलसरी मारना ही पड़ेगा। अरे यार क्या हो गया? ओके, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऊपर से जा रहा है सर? આવે છે। ओके, तो आई थिंक 1 घंटा हो गया है हमारा, तो आज हम सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत समझाना है, लेकिन मैं ये सब चीज़ कल समझाएगा। और हमारा 1 घंटा भी आज फिनिश हो चुका है। मुझे तो समझाना है, लेकिन फिर इसमें मैं चालू करेगा इसको समझाने में, तो 1 घंटा इसमें और चला जाएगा। तो ठीक है, इसमें किसी को क्वेश्चन आंसर है तो प्लीज सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन आंसर के लिए हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो। हाँ सर। हेलो विशाल सर। यस सर। सर अभी जो आपने सेलुलर वाला इलेक्ट्रोड बताया कि जहाँ पे अपने को जीटीडब्ल्यू से रूट वेल्ड नहीं मारना होता है हाँ हाँ। और उसके जगह पे अपन रूट वेल्ड
MMA वेल्डिंग में जब मारते हैं उसमें सेलुलोज इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो उसमें सर मेन रीजन क्या है? अपन सेलुलोज यूज तो करते हो, पता चल गया, उसमें हाइड्रोजन भी रहता है, लेकिन वही क्यों यूज करते हैं परफेक्टली? उसका एक मेन रीजन क्या है? क्योंकि उसका जो फ्लूइडिटी है एकदम शानदार है। ओके, हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से वहां पे उसका जो पेनेट्रेशन है एकदम आपको जैसा चाहिए वैसा कंट्रोल सिस्टम में आएगा। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूं कि हमारा जनरल प्रेशर वेसल का प्रोसेस है, प्रेशर वेसल में मैं आपको सेल्यूलोज का यूज कर दूं तो दिस इज रॉन्ग। आप प्रेशर वेसल में इसका, हाँ अगर आपके पास WPS है तो यूज करिए, लेकिन सेल्यूलोज का इलेक्ट्रोड आप यूज करने के टाइम पे आपको स्ट्रेंथ जो है वो एकदम पुअर मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, आपका सेल्यूलोज में आपका क्वालिटी जो है वो भी आपको पुअर मिलेगा, भले ही रूट आपको प्रॉपर मिलेगा लेकिन आपको जो क्वालिटी मिलना चाहिए एकदम शानदार क्वालिटी, शानदार स्ट्रेंथ वाला क्वालिटी वैसा नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको ये बोलूं कि 7018 से एक 1 इंच का आप रूट मारिए और आप सेल्यूलोज से 1 इंच का रूट मारिए तो आपको फर्क क्या पड़ेगा? दोनों में मैं एग्जांपल के तौर पे फर्क समझाता हूं कि आपका जो रूट 1 इंच सेल्यूलोज से मारा उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, वो जल्दी से टूट जाएगा, लेकिन उसका रूट पेनेट्रेशन है एकदम शानदार आएगा, एकदम अच्छा आएगा। लेकिन बेसिक से आपने रूट मारा है तो उसमें स्लेग फंसने का चांस है, स्लेग है जो विस्कस है वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं घुसेड़ सकते हम, प्रॉपर तरीके से वो किधर भी कॉर्नर में फंस सकता है, उसी की वजह से आपको मे बी फ्यूचर में क्रैक होने का चांस है। लेकिन जितना वो चिपका, जितना वो बेस मेटल को पिघाल के जोड़ा, वो एकदम शानदार स्ट्रेंथ वाला, उसको तोड़ने के लिए आपका पसीना निकल जाएगा, इतना अच्छा वेल्डिंग आएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा आएगा, लेकिन सेल्यूलोज में स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं आएगा। सेल्यूलोज में आपका फ्लक्स स्लेग आपका फंसेगा नहीं, लेकिन बेसिक में आपका फ्लक्स फंसेगा। तो बहुत सारे अलग अलग रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में हम लोगों को क्या जरूरत होता है कि रूट प्रॉपर तरीके से आए, तो उसी की वजह से हम क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में हम जनरली सेल्यूलोज का यूज करते हैं। ठीक है, यस सर, वो और समझ किसी को? गया यस सर। सर, विशाल सर। यस सर। अ, आपने जो एक्सप्लेन किया वो तो समझ गया, हाँ हाँ। लेकिन देखो, अभी आपने बोला कि 7018 अपन यूज कर रहे हैं, उसमें पेनेट्रेशन 6010 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम आएगा, और 7018 में स्ट्रेंथ जो है अपने को अच्छा आएगा, हम्म 6010 में स्ट्रेंथ कम आएगा। तो हम्म मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि 6010 में ऐसा एक परफेक्ट क्या है जिसकी वजह से अपने को रूट पेनेट्रेशन जो एकदम परफेक्ट मिल रहा है, या फिर यस, उसका 7018 मैं से वही, ज्यादा मिल रहा यस सर, उसका परफेक्ट उसके लिए आता है क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी ज्यादा रहता है। फ्लूइडिटी ज्यादा मतलब वो प्रॉपर पसरेगा, प्रॉपर जैसे ही बेस मेटल में घुसेगा, जैसे ही वहां पे गिरेगा, एकदम अच्छे से अगल बगल वाले को अच्छे से फ्यूज करेगा, अच्छे से बैठेगा, रूट भी हमको जैसा चाहिए वैसा हमको आ सकता है। सेल्यूलोज में ज्यादातर सेल्यूलोज डालते हैं, उसमें कितना परसेंट सेल्यूलोज होता है? 70 to 80% उसमें सेल्यूलोज होता है, तो वो जलेगा अच्छा सा। ठीक है, और स्लेग जो है वो एकदम ऊपर निकल जाएगा, तो स्लेग भी आपको निकलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे हमारा 7018 में आपको रूट अगर मारा आपने तो फिर आपको दूसरी साइड से रूट उसको घुमा निकालना पड़ेगा, रूट के अंदर स्लेग जो है वो चिपक जाएगा हमारा बेस मेटल या फिर रूट में, तो फिर वो स्लेग अगर हम नहीं निकालेंगे तो हैमरिंग इफेक्ट होने की वजह से वहां पे पाइप फट सकता है। उसी की वजह से ज्यादातर हम रूट मारने के लिए बेसिक इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करते, हम GTAW यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अभी आप ये सोचे कि GTAW क्यों, हम तो सेल्यूलोज वाला यूज कर लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम? लेकिन सेल्यूलोज वाले प्रॉब्लम ये है कि उसमें स्ट्रेंथ कम मिलता है। हाँ, अगर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है उसमें हमको स्ट्रेंथ का कोई जरूरत नहीं है, हमको तो खाली पानी को फ्लूइड को उसको फ्लो करवाना है, और कुछ हमारा मसला नहीं है, उसमें नहीं प्रेशर है नहीं कुछ भी है, तो उसके लिए वहां पे सेल्यूलोज एक्सेप्टेबल है, प्रॉब्लम नहीं है, करो। लेकिन वहां पे अगर GTAW से भी मारते तो वेल एंड गुड, लेकिन GTAW फिर कॉस्टली हो जाएगा। तो ओके, अभी दूसरी बात, अभी यहाँ पे सेल्यूलोज का मतलब अगर कोई भी फिलर है उसके पीछे 0 और 1 है तो वो सेल्यूलोज हो गया, 2 3 4 है तो रूटाइल एंड हैवी रूटाइल हो गया, 5 6 और 8 है तो उसका बेसिक मतलब हो गया। ओके, अभी सभी में अपना अपना केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, सेल्यूलोज का केमिकल कंपोजिशन अलग है, बेसिक का केमिकल कंपोजिशन अलग है, रूटाइल का केमिकल कंपोजिशन अलग है। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा, आपको केमिकल कंपोजिशन का कंपैरिजन के साथ क्यों फ्लूइडिटी
इम्प्योरिटी ज्यादा होता है, वो भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। सेक्शन 2C हमारा एक ही गॉड है यहाँ पे फिलर इलेक्ट्रोड के लिए, तो उसी को निकालते हैं। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा निकाल लेता हूँ, जस्ट अभी निकला है, थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन कोई बात नहीं। SFA 5.1 निकालना है मुझे, तो ये ऑलरेडी में सब है, में जाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं करवा देता हूँ इसको डेप्थ में। देखो डेप्थ में जितना आप घुसेंगे समझाने के लिए भी मेरे पास भी इतना ऐसा रहता है कि मैं भी एकदम डेप्थ में समझाना चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो मैं डेफिनेटली इसको ऐसा। 1 मिनट, हाँ अभी निकला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं 6010 ये केमिकल कंपोजिशन और हमारा 7018 ये कंपोजिशन, ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं एनोटेड से तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक हाईलाइट हो सकता है दूसरा हाईलाइट नहीं हो सकता है, निकल जाएगा वहाँ से। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना वही, ठीक है। इसमें देखिए क्या फर्क है, आप फर्क देखिए। देखिए एक में कार्बन जो है वो 0.20% है, कार्बन ज्यादा है, एक में कार्बन कम है, एक में मैंगनीज कम है। देखो मैंगनीज कम मतलब उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर 6010 आप यूज करते हैं तो वहां पे मैंगनीज 1.20 है, लेकिन यहाँ पे 1.60 है, देख रहे हैं आप। उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर वो इम्प्यूरिटीज है, वो जितना हमारे मेटल में कम है उतना अच्छा है। तो यहाँ पे NS लिखा है, NS मतलब नॉट स्पेसिफाइड, कितना भी हो सकता है। आप यहाँ पे ऐसा उसको नहीं बोल सकते हैं कि इतना इतना इतना, तो क्योंकि सेल्यूलोज में ज्यादातर फॉस्फोरस, सल्फर ये सब चीज इम्प्यूरिटीज ज्यादा रहता है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे 7018 स्पेसिफाइड है 0.035 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.035 से सल्फर एंड फॉस्फोरस यहाँ पे दोनों में 0.035 लिखा है, ठीक है, ये दो नहीं ज्यादा होना चाहिए। निकल लो टेम्परेचर एलिमेंट दोनों में सेम है, मोली भी सेम है, ये सब चीज सेम है। फर्क आपका कहाँ पे है, जस्ट कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, इतने में ही फर्क है। तो अगर सल्फर ज्यादा है, फॉस्फोरस ज्यादा है तो क्या होगा, सल्फर फॉस्फोरस ज्यादा है तो आपका जो ग्रैंड रिफाइनमेंट है वो प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 7018 हम यूज करते हैं तो उसमें हमारा सल्फर ज्यादा कम है, फॉस्फोरस कम है, लेकिन मैंगनीज ज्यादा है, कार्बन कम है, तो हमारा स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। समझ रहे हैं ना बात, मैंगनीज ज्यादा तो हमारा स्ट्रेंथ डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलरेडी मैं ये कौन सा मैं चैप्टर लिया था, एलिमेंट, मटेरियल एलिमेंट एंड देयर इफेक्ट, ऐसा करके आई थिंक 3-4 दिन पहले का रेगुलर हमारा सेशन है, उसी में मैं ये सब चीज डेप्थ में समझाया था आधे घंटे तक, ठीक है। यस इमरान सर। सर ये पूछना था कि SFA 5.1 एंड 5.5 में क्या डिफरेंस है? ओके, SFA 5.1 जो है वो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। SFA 5.1 एंड 5.5 आप यूट्यूब में जाएंगे, मैं एकदम एक लाइन बाय लाइन ये सब चीज एक एक पॉइंट लाइन बाय लाइन समझाया है। लेकिन SFA 5.1 जो है उसका मतलब ये है, मैं आपको पहले से ही बोल देता हूँ, इसका मतलब नहीं छोड़ो, तो सबसे पहले सेक्शन 2C है, उसमें SFA 5.01 है प्रोक्यूरमेंट के लिए। प्रोक्यूरमेंट मतलब कैसे आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, कैसे खरीदना है आपको, उसका भी फॉर्मेट है, वहां पे फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट के हिसाब से आपको खरीदना है। फिर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं खाली फोन पे बोल दूं या ईमेल दे दूं मुझे 2 टन इलेक्ट्रोड चाहिए, कुछ घंटा भी ऐसा नहीं चलेगा। आपको फॉर्मेट के हिसाब से कौन सा शेड्यूल है वो शेड्यूल के हिसाब से आपको ऑफर देना पड़ेगा। समझो आपको कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे प्रोक्यूरमेंट करना है कोई इलेक्ट्रोड 7018 का, तो ये एग्जांपल 7018 का ही है, देख रहे हैं आप। तो इसमें कौन सा स्पेसिफिकेशन है, कौन सा शेड्यूल, किसके हिसाब से आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे शेड्यूल भी दिखा है, देख रहे हैं। अगर एक
एक क्वांटिटी आपने खरीदा तो उसमें शेड्यूल एफ लिखा, एक दूसरा क्वांटिटी शेड्यूल आई लिखा, तीसरा क्वांटिटी खरीदा शेड्यूल जे लिखा, या चौथा क्वांटिटी में शेड्यूल के लिखा। तो ये सब चीज में समझाया है, शेड्यूल आई का मतलब, एफ का मतलब, जे का मतलब, के का मतलब। तो इसी के हिसाब से आपको कैसे खरीद फरोख्त करना है वो है सेक्शन एसएमई सेक्शन 2C एसएफए 5.02 जो है कैसे पैकिंग करना, उसको कैसे प्रॉपर तरीके से उसको पैकिंग सिस्टम से अप्लाई करना। अगर मैं आपको खुला दे देगा, हाथ में दे देगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। वुडन बॉक्स में फिट करना है आपको, या फिर आपका कोर वायर है उसको कोई अलग सिस्टम से फिट करना है, एल्यूमिनियम टीन से, स्टेनलेस स्टील का पिक से उससे फिट करना है, हार्मेटिक सील कंटेनर में आपको देना है, रिजिड मेटल पैकेज देना है, एक्सपोजर कोर ना हो जाए वैसे आपको देना है, या फिर वही वैक्यूम पैक देना है, या फिर आपको अदर से आपका कोई रिक्वायरमेंट है वो, फिर मार्किंग ऑफ पैकेज, मार्किंग उसके कैसे करना है, वो सब चीज एसएफए 5.2 में उसका रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा है। एसएफए 5.1 जो है वो हमारा कार्बन स्टील का जो फिलर इलेक्ट्रोड है उसी के बारे में 7018 6018 मतलब एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस जो है शील्ड स्पेसिफाइड फॉर कार्बन स्टील एंड इलेक्ट्रोड, कार्बन स्टील के जो इलेक्ट्रोड है उसी के बारे में डिफरेंट दिया गया है। एसएफए 5.4 जो है वो हमारा अलॉय स्टील स्टेनलेस स्टील के लिए पूरा डेप्थ में समझाया गया है, और वो भी मैं पूरा यूट्यूब में समझाया है। स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रोड है जैसे कि E316, E309, E308, E310, E316, E347, मतलब ये सब इलेक्ट्रोड के बारे में पूरा का पूरा डेफिनेशन, लेंथ, विड्थ, हाइट, सब उसका टेम्परेचर कैसा रखना है, उसको कंट्रोलिंग कैसे करना है, सब चीज समझाया है। एसएफए 5.5 जो है वो हमारा लो अलॉय स्टील जैसे कि P91 मटेरियल, P22 मटेरियल, P11 मटेरियल, ये सब चीज मटेरियल के लिए ये सब चीज समझाया है। ओके, तो आपको और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, वरना हम हमारा रेगुलर सेशन में कोई डाउट है तो बोलिए प्लीज, तो हम वही सेशन का डिस्कस करते हैं। ओके, सोनू जॉन सर, सोनू ओके सॉरी, संकेत पटेल सर, संकेत पटेल सर, एक मिनट, थोड़ा संकेत पटेल सर को। यस सर, संकेत पटेल सर। सर आप जो रोज बोल रहे हैं ना कि लो हीट इनपुट, लो हाई हार्डनेस, हाई इनपुट, लो टफनेस, वो हाँ वो क्या सर, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हाँ सर बोलिए। जो आप रोज बोल रहे हैं ना, जो लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस वाला फंडा है ना, हाँ हाँ हाँ, वो सब। हेलो, हाँ हाँ, वो ऑलरेडी मैं एसएडब्ल्यू का प्रोसेस जो था या मिगमेक का प्रोसेस था परसों के सेशन में, ये लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस, हाई हीट इनपुट लो टफनेस, उसके बारे में मुझे पूरा डेप्थ में समझाया है। वो वे में वीडियो आपको शेयर करेगा, वो आप करिए, आपको डेफिनेटली मजा आएगा समझने में भी, कैसे उसके पार्टिकल बिहेव करते हैं, उसका पार्टिकल का साइज कैसे बन जाता है, वो सब चीज में समझाया है। और थैंक यू वेरी मच संकेत सर, जो आप हमारे बहुत बड़े डोनर है, आप डेली थोड़ा बहुत डोनेट करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर प्रॉपर तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ, और मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, किसी को कोई गलत नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, स्पेशल थैंक यू फॉर संकेत पटेल सर। यस सर। ओके, यस सर, Good evening. गुड इवनिंग सर। यस सर। I'd like to add one more thing because somebody was talking about 6010, right? Yes, yes sir. 6010 is also, this is very difficult to weld. Only experienced welders can do the 6010 because of the sticky property. It is getting sticky. But why we are using 6010 more? It is in the in-service locations. For that, if we are doing some maintenance job, okay, we remove the sand or the mud immediately, and we go for welding. So we cannot clarify that we cannot tell that there should be fully clean. So in that conditions also, the 6010 electrode is very good. Because it have a property of self-cleaning property. That means the slag is very, very less for 6010 compared to 7018. Okay, this is only for information, piece of information. So why the slag value is less for 6010? Because if you see the chemical composition, that chemical composition more or less similar. Only difference is that that manganese and carbon and silicon.
Hello. Yeah, chemical properties is there. Yes, chemical property or in chemical composition more or less is that are similar. But why the property of the 6010 is difficult or sticky nature? This can be applied in both DC positive as well as negative. Why? Because 7018 and 6010 both have more or Yes, less yes, similar sir. I composition. Only explain. difference in manganese Okay, and carbon composition and silicon. ओके सर सर इसमें क्या होता है जब But why हमारा it यस यस सर आई एक्सप्लेन सर म्यूट कर दीजिए Yeah, that's यस why सर what I know is that this sticky characteristics only because of Excuse me. See, because cellulose have a different characteristic and basic electrode are different composition. yes. Okay, and this cellulose electrode 6010 mostly used in pipeline because it has a high voltage and forceful arc. So in that we get a good penetration. If there is less gap also you will get a good penetration because of the forceful arc, high voltage. Understand? So for that purpose only we use in the for root. Only for the pipeline it is used. okay. You understand? Okay, sir. Thank you. And it has a different thing also, the composition. It is cellulose. It is the organic material which is made from cotton or wood like that. And basic electrodes 7018, it has a different composition. Calcium carbonate, magnesium, or calcium chloride. Understand? विशाल सर समझ में आ गया? यस सर इसमें देखो Yes, sir. Okay. थैंक यू वेरी मच सर आपने एक्सपीरियंस शेयर किया फरीद सर एंड अरविंद सर और स्पेशल थैंक यू क्योंकि है ना सर कभी कभी क्या होता है बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस ऐसा होता है कभी शेयर करेंगे तो हम लोगों को भी सर डेफिनेटली बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा सर हाँ, क्योंकि ये जो 6010 यूनिट हम लोग खाली पाइपलाइन में यूज करते Yes, sir. कि उसमें क्या था उसमें वर्टिकल डाउन में भी हम यूज कर सकते हैं इन 5 फीट और उसमें क्या रहता है फिर आप लोग को लैक ऑफ फ्यूजन भी नहीं आता उसकी ये खासियत है 6010 की खाली उसको रन में या हेलो एक्सक्यूज मी सर यस सर एक मिनट अभी यही hello. ये सर अश्विन सर एक मिनट सर मैं ये बात निकला है ओके, तो ओके। थोड़ा बहुत इसको डेप्थ में हम बात करते हैं देखो सेल्यूलोज इलेक्ट्रोड है उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से 70% है उसका टेम्परेचर जो हम स्टोरेज करना है वो 40 से 50 में हम स्टोरेज कर सकते हैं और जनरली उतना रहता है ठीक है लेकिन डीप पेनेट्रेशन इन ऑल पोजीशन सेल्यूलोज का डीप पेनेट्रेशन होता है ओके सूटेबल फॉर वर्टिकल डाउन वेल्ड पाइपिंग में हम लोग वर्टिकल डाउन जैसे अभी हमारे सर ने बोला कि अरविंद सर ने बोला कि ऐसा होता है स्टिकी नेचर होता है और उसमें क्या होता है हमारा क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में क्या होता है कि ऐसे ही हमारा सर फरीद सर थोड़ा प्लीज म्यूट करिए अभी यस सर फरीद सर पोजीशन डिफिकल्ट होती है यस उसमें क्या होता है सर यस सर डेफिनेटली सर उसमें क्या होता है पोजीशन भी प्रॉब्लम है ऊपर से हम है ना हमारा जो फार्म है उसके बीच में गुजरता है उसमें सैंडस्टॉर्म का कुछ कांड हो जाता है कुछ वहां पे टेम्परेचर का कोई ढंग ठिकाना नहीं है देखो शॉप है या फिर साइट है तो हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एकदम लंबा पाइपलाइन है उसमें कुछ हम थिनर से तो क्लीन करने नहीं बैठेंगे ना उसमें डस्ट घुस गया है तो फिर हम क्या करेंगे अगर समझो वहां पे हमने 7018 यूज कर लिया बेसिक इलेक्ट्रोड यूज कर लिया तो क्या होगा वहां पे हम जो बीवेल प्रॉपर क्लीन करना था वो नहीं किया उसी की वजह से वहां पे पोरोसिटी भी आ सकता है मे बी हाइड्रोजन क्रैक भी आ सकता है मे बी वहां पे कोई ऑयल या डस्ट वो सब चीज भी गिरने की वजह से हम प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाते हैं सब जगह पे सब चीज अवेलेबल नहीं है ना फिर हम रूट भी प्रॉपर तरीके से नहीं मार पाएंगे क्योंकि उसमें फ्लक्स का जो कोटिंग है उसमें हमारा जो हाइड्रोजन है वो कम है बेसिक में और हमारा ज्यादा है हमारा सेल्यूलोज में इसी के लिए यहाँ पे लिखा है रीजन ऑफ गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी हाई हाइड्रोजन रिस्क ऑफ
हमारा हाइड्रोजन क्रैक का हीट अफेक्टेड जोन क्रैक में वो सब क्रैकिंग सिस्टम होता है, लेकिन रूटाइल में क्या है, मॉडरेट वेल्ड मेटल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, गुड बीड प्रोफाइल, प्रोड्यूस थ्रू द विस्कस स्लैग। यहाँ पे विस्कस स्लैग का थोड़ा मसला है। बेसिक इलेक्ट्रोड में हमारा क्या है, टेम्परेचर 21 से 37 डिग्री, 50% से कम ह्यूमिडिटी रहेगा तभी। क्यों? क्योंकि अगर 50% से ज्यादा रहेगा तो हाइड्रोजन हमें कांड करेगा। और सेल्यूलोज में हमें ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं, कहाँ भी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, कितना भी पोजीशन टफ है, लेकिन सभी पोजीशन में हम रूट अच्छा सा निकाल सकते हैं। और जैसे भी अपना मन में चाहे वैसा आप ह्यूमिडिटी में भी 50 से 70% ह्यूमिडिटी में भी, भले यहाँ पे 50-70% लिखा है, लेकिन कभी कभी लोग 80% ह्यूमिडिटी में भी ये इलेक्ट्रोड को रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन वैसे आप कंडीशन में हर जगह पे आप पूरा ओवन को पूरा साथ में तो नहीं घुमा सकते ना, और लंगूर की तरह। इसी की वजह से हमारा क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, पाइपिंग सिस्टम है, वहां पे हम सेल्यूलोज ज्यादा यूज कर, सेल्यूलोज यूज करने का बहुत अच्छा सा फायदा भी है सर, समझ रहे हैं ना सर? यस सर, यस अश्विन सर, यस सर। जिधर बैक पॉसिबल नहीं उधर अपन ये 6010 टिक मारते, राइट? राइट सर, बैक ऑल्सो पॉसिबल है। अपन एक स्किल वेल्डर है, 7018 से रूट मारा तो वो चल सकता है क्या? तो 7018 से रूट मारा तो चल सकता है, वो स्किल बिल्डर है, कॉन्फिडेंस। ओके, यस, बहुत अच्छी बात आपने किया। देखो, इसके लिए कोड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोड का मैं जब सेक्शन 9 समझाया था उस टाइम पे मैं बताया था कि आप जनरली कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको जनरली आएगा नहीं। सर आवाज आ रही है मेरी? सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रहे सर। ओके, तो अगर आपके पास अच्छा सा वेल्डर है, आपको वेल्डर के ऊपर भरोसा है, आपका वेल्डर जो है वो प्रॉपर तरीके से रूट पेनिट्रेशन 7018 में ला सकता है तो करना चाहिए। मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जैसे ये हमारे सर ने शेयर किया, फरीद सर ने शेयर किया, और हमारे ये जो सर है उसने, अरविंद सर ने शेयर किया। तो मैं एक एक्सपीरियंस जस्ट शेयर करता हूं। हम लोग रूट, हमारा एक क्रेन मैन्युफैक्चरिंग का काम था, ईओटी का। ईओटी क्रेन जो बनाता है ना, जो हमारा पॉट पे रहता है, बहुत लंबा छोड़ा क्रेन, जो उठा के वो हम रखते हैं दूसरी जगह पे, एक पूरा कंटेनर एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं, वो ईओटी क्रेन है। तो ईओटी क्रेन जब मैं मैन्युफैक्चरिंग किया तब हमारा वहां पे 100% यूटी था। हम जितनी बार 7018 से वेल्डिंग मारा, वहां पे जीटीएडब्ल्यू का कोई प्रोविजन नहीं था, हमारे पास डब्ल्यूपीएस नहीं था, हमें जीटीएडब्ल्यू मारना अलाउ नहीं था, समझ रहे हैं ना? उस टाइम पे हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम रूट का फिलेट, जो रूट है, फिलेट तो नहीं बोलेंगे, ऐसा ग्रूव जैसा था, उसमें हमने 7018 यूज किया। करीबन मेरा 4 बार रिपेयर आया सेम लोकेशन में, साला स्लेग घुसी निकल ही नहीं रहा, स्लेग निकल ही नहीं रहा। जब मैंने एक वेल्डिंग एक्सपर्ट से बात किया और फिर उसने मुझे यही सजेशन किया कि अच्छा सा अगर वेल्डर है आपके पास, क्वालिफाई वेल्डर, क्योंकि देखो सर ने बोला कि भाई वो थोड़ा वेल्डिंग मारना डिफिकल्ट है, देख रहे हैं, वैसे ही 706010 मारना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर अच्छा क्वालिफाइड वेल्डर है, स्किल वेल्डर है, तो अच्छा सा रूट ला सकता है। और वहां पे हमने उससे रूट मरवाया 6010 से, एकदम शानदार, पहले ही झटके में यूटी हमारा क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आपका रूट प्रॉपर नहीं निकलेगा। अगर 7018 में से रूट मारेंगे तो रूट के अंदर स्लेक फंसेगा, आपको दिखेगा भी नहीं स्लेक, समझ रहे हैं ना? जब यूटी करेंगे तब आपको पता चलेगा, अरे यार यहाँ पे तो स्लेक फंस गया। तो वैसा सिस्टम। यस सर, विशाल सर। यस सर, हेलो। यस सर। 7018 का जो है ना बेल्ट पुल लिक्विडिटी नहीं होता है, लो हाइड्रोजन की वजह से जो है ना उसका जो बेल्ट पुल होता है ना, लिक्विडिटी अच्छे से नहीं होता है। यस सर। और 6010 में क्या होता है, हाई हाइड्रोजन की वजह से उसका बेल्ट पुल का लिक्विडिटी अच्छे से होता है, इसलिए उसमें फ्लैग फंसने का चांस नहीं रहता। यस सर। और 7018 में क्या है, बेल्ट पुल लिक्विडिटी अच्छे से नहीं होता है, इसलिए उसमें फ्लैग इंक्लूजन का ज्यादा चांस। यस सर, उसी की वजह से हम लोग अगर 7018 मारते हैं तो उसमें हमको स्लैग निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 6010 में आप खाली टच भी करेंगे या थोड़ा बहुत उसको हिलाएंगे या थोड़ा एक आध हैमर मारना, पिनिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर हमारा कोड, लेकिन जस्ट आप उसको थोड़ा धक्का भी मारेंगे ना तो भी वो फटाक से निकल जाएगा स्लैग। लेकिन हमारा 7018 में बहुत कांड हो जाएगा निकालने में। यस सर, उसी की वजह से हमारा रूट अच्छा आएगा 6010 में। बट सर वो बैकिंग के लिए है सब, ओनली फॉर बैकिंग ना?
सर 6010 जो है ना, ये बेल्ट हाई हाइड्रोजन की वजह से जो है ना सर, बेल्ट फुल ज्यादा लिक्विडिटी होता है, इसलिए इसमें फ्लैग इंक्लूजन होता नहीं है, और हाई हाइड्रोजन की वजह से डीपर पेनिट्रेशन मिलता है इसमें। यस सर। आई एम राइट? खाली रूट के लिए मारते क्या, रूट के बाद भी जो हॉट पास वगैरह पे 6010 से मारते हैं? आई थिंक रूट मारते हैं, खाली रूट मारते हैं सर, जनरली केवल रूट के लिए हम यूज जनरली करते हैं, बैकिंग के लिए। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास PQR क्वालिफाई है, आपका WPS क्वालिफाई है, तो आप जनरली यूज कर सकते हैं रूट खाली मारने के लिए 6010। बाद में आप ऊपर से 7018 यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हम SAW में करते हैं, SAW में हम क्या करते हैं कि एक रूट हम जनरली GTAW या फिर SMAW से जल्दी जल्दी मार देते हैं। हमको तो पता ही वहां पे बैकचिप करके निकल नहीं जाने वाला है, एक्चुअली वो निकल जाने वाला है। इसी की वजह से फिर हम कैसे SAW ऊपर स्टार्ट करता है, तो वैसा ही हम इसमें कर सकते हैं। अगर रूट नहीं निकलने वाला है, तो अगर GTAW वहां पे पॉसिबल नहीं है, GTAW आपके पास अलाउ नहीं है, तो फिर आप 60 अगर 6010 का आपके पास प्रोविजन है, तो आप उससे यूज करके खाली रूट मार के फिर उसके ऊपर 7018 यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर बैकचिप जहां पे पॉसिबल है, वहां पे आपको बैकचिप करना जरूरी है। फिर आप ऐसा सोचेंगे कि 24 इंच का पाइप है, बाहर में गया बैकचिप, भले ही यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन मैंने रूट 6010 से मार दिया है, बराबर आएगा, तो घंटा भी नहीं चलेगा। आपको बैकचिप जहां पे पॉसिबल है वहां पे करना ही चाहिए, ठीक है? यस सर। सर विशाल सर। यस सर, यस सर। सर मैंने क्रॉस 20 पाइपलाइन में 2 साल पहले काम दिया था, तो सर वहाँ पे रूट मारते थे 7010 से। हाँ हाँ, मार सकते हैं 7010, वो भी एक सेल्यूलोजी है ना, लास्ट जो ही आया ना, अगर आपको ज्यादा। यस क्यों यूज नहीं करते, मैं ये सवाल है सर। सर आपकी आवाज बीच में से कट गई सही। हम हाइड्रोजन ज्यादा होता है, इसके लिए यूज नहीं करते। अगर हाइड्रोजन ज्यादा आएगा तो क्रैक होने के चांसेस है, पोरोसिटी आने के चांसेस है, और इसको पाइपलाइन में इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि पाइपलाइन में बहुत डिफिकल्ट पोजीशन होती है, समझे? इसके लिए हम पाइपलाइन में इसको रूट के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका फोर्सफुल आर्क होने की वजह से इजी वेल्डिंग होती है, हाई वोल्टेज होने की वजह से। और उसका दूसरा ये कारण है, इसको वर्टिकल डाउन में भी यूज कर सकते हैं फास्ट स्पीड में, तो उसमें लैक ऑफ फ्यूजन वगैरह आने के चांसेस कम रहते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर। क्योंकि हम साइट में तो GTAW यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इतनी हवा रहती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, और इतना इक्विपमेंट लेके जा नहीं सकते। इसके लिए हम वहां पे सेल्यूलोज 6010 ही यूज करते हैं। उसका कारण ये है। मैं 70 में क्यों इंडस्ट्री में क्यों नहीं यूज कर सकते? मैं वही बता रहा हूँ ना, अरे भाई मैं यही बता रहा हूँ ना कि ये जो है जिधर डिफिकल्ट पोजीशन है वहां यूज कर सकते हैं। अगर तुम वहां पर यूज करेंगे तो उसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन है ना ज्यादा, हाइड्रोजन गैस, तो उसमें क्या है, काफी सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, हाइड्रोजन क्रैक हो सकता है, समझ गए? GTAW ये इजी है ना करने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फाइन उसका रूट आता है। उसको साइट में इसके लिए यूज नहीं कर सकते GTAW में, बताया, क्योंकि इसका इक्विपमेंट पूरा लेके जाना पड़ेगा, फिर उसके लिए क्या साइट उसका पूरा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, इसके लिए उसको वहां यूज नहीं करते हैं। यस डेफिनेटली सर, सही बात है। देखो अभी मैं आपको ये बोलूं कि आपका क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, उसमें आपने GTAW यूज किया, तो आपको कितना प्रॉब्लम है। GTAW जब मैं समझाया था तभी भी मैं ये सब चीज समझाया था कि GTAW मारने के टाइम पे आपका विंड का स्पीड कोड में भी मैं समझाया था, लेकिन एग्जांपल के तौर पे वो है ठीक WPS प्रॉब्लम है आप कितना फिर भी इसी के लिए यहाँ पे देखो अदर में लिखा है विंड स्पीड ऐसा करके लिखा है, दिख रहा है आपको? विंड स्पीड ऑफ एरिया शेल नॉट एक्सीड 8 किलोमीटर पर आवर्स या फिर 2.2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो मैं हाईलाइट किया है वो यहाँ पे विंड स्पीड GTAW का ही प्रोसेस है, देख रहे हैं आप।
लेकिन आपको समझना यह है कि GTAW कब हम यूज कर सकते हैं, जहां पे विंड स्पीड ज्यादा नहीं है, वहां पे SMAW में ये सब चीज प्रॉब्लम नहीं है, उसी की वजह से हम वहां पे 6010 रूट निकालने के लिए यूज कर लेते हैं। GTAW उसी की वजह से नहीं करते। ओके, दूसरी बात, सर ने जो बोला एग्जैक्ट बात सही बोला कि देखो हमारा सेल्यूलोज में हाइड्रोजन परसेंटेज ज्यादा है, हाइड्रोजन अगर जितना ज्यादा उतना हाइड्रोजन क्रैक आने का चांस ज्यादा, इतना पोरोसिटी आने का चांस ज्यादा, तो उसी की वजह से हम जनरली प्रीफर ज्यादातर GTAW को क्यों करते हैं, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस है, वो हाइड्रोजन उसमें नहीं है किधर भी, तो हमारा हाइड्रोजन क्रैक पोरोसिटी वो सब चीज निकल जाएगा वहां से, मतलब आने का चांस बहुत कम है। जहां पे पॉसिबल है वहां पे GTAW यूज करो, GTAW के रूट पॉसिबल नहीं है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जैसा काम है, तो फिर वहां पे 6010 यूज करो। फिर वहां पे दोनों जगह पे आप 7018 घुसेड़ेंगे तो फिर एक जगह पे रूट प्रॉपर नहीं आएगा, एक जगह पे आपका स्लैग निकालने का इनसाइड से प्रॉब्लम होगा, और वहां पे स्लैग ही प्रॉपर नहीं फंसा रहेगा, तो फिर आपका वहां से पाइपलाइन कभी ना कभी क्रैक हो जाएगा, कभी ना कभी वहां से पाइपलाइन फट जाएगा, रोटी प्रॉपर नहीं निकलेगा, तो क्या होगा। तो सबका अपना अपना काम है, सभी प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका मतलब ये नहीं कि SAW इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो उसको भगाओ, ऐसा नहीं है। आपको प्लग वेल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, आपका GTAW भी इंपॉर्टेंट है, आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, सबका इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पे है। कौन सा सिलेक्ट करना है वो आपको एक्सपीरियंस से पता होना चाहिए, कौन सा सिलेक्ट करना है वो एनवायरनमेंट कंडीशन से पता होना चाहिए। ये सब चीज आपको अगर पता नहीं है तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। आपका प्रोफेशन के ऊपर आपको कोई कमेंट कर सकता है, भले ही आज ना करे, लेकिन अगर आपको पता नहीं रहेगा तो कल आपके ऊपर कोई कमेंट कर सकता है कि इसको कुछ पता नहीं है। फिर क्या होगा, हमारे नीचे जूनियर लोग हैं वो भी हमको देखेंगे, वो जूनियर लोग हमको कमेंट मारेंगे यार इसको कुछ पता नहीं है, यार इतना बड़ा पोस्ट कैसे मिल गया इसको, इतना बड़ा कैसे इंजीनियर बन गया, उसको कुछ पता। फिर क्या होगा, हमारा इमेज तो खराब होगा, लेकिन वो जब सीनियर बनेंगे, वो जो फ्रेशर लोग, फिर उसके माइंड में भी वो अलग सोच बैठेगा। मतलब सोच का डायरेक्शन है ना पूरा इंडस्ट्री में एनवायरनमेंट पोल्यूशन करेगा, समझ रहे हैं। एनवायरनमेंट मतलब ये जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट होता है ना उसमें पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कब कहां पे क्या यूज करना है, ठीक है। यस सर, और किसी को, वरना सर अभी हम सेशन को क्लोज करते हैं। यस सर। सर ये सॉ वेल्डिंग का जो फ्लक्स होता है ना, हाँ, उसका रिटर्न का कुछ अपन दोबारा यूज करने वाले हैं, तो उसका कुछ प्रोसीजर रहे? यस प्रोसीजर होता है ना, यस उसका प्रोसीजर है। मैं आज ही आई थिंक समझाने वाला था। कंज्यूमेबल का आज मैं चैप्टर स्टार्ट किया ना, उसमें लास्ट में ही है ये सब प्रोसीजर ऐसा है, तो मैं कल समझाएगा, क्योंकि